नमस्कार, कहानी बॉक्स हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मैं बुढ़ापे में इज्जत से रहना चाहती हूँ। अरे माँ, आप तो जानती हैं कि कुछ ही दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और इसी समय हमारी फुल टाइम मेड भी अपने गांव चली गई है। कहकर गई हैं कि 2 महीने बाद आएगी। अब इतनी जल्दी कोई नई नौकरानी भी नहीं मिलेगी और आप भी भाई के पास अमेरिका जाकर बैठ गई हैं। माया ने परेशान होते हुए अपनी माँ से कहा। तो माँ बोली, अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। कोई नई नौकरानी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है तुझे। तेरी सासू माँ है ना, वह किस दिन काम आएगी और फिर तो उन्हें दादी बनाने जा रही हैं। इतना तो कर ही सकती है ना। तब तक ज़रूरत हो उनसे काम करवा लेना, फिर उन्हें उनके घर भेज देना। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर माया की आंखों में चमक आ गई। माँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने। शाम को जब उसका पति घर आया तो माया मायूसी का मुखट्टा लगाए उसे चाय देने लगी। अरे माया, क्या हुआ, उदास क्यों हो, उसने पूछा। मैं सोच रही थी कि आपके मम्मी पापा को कुछ समय के लिए यहाँ बुला लेते हैं, माया ने कहा। लेकिन क्या पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से कहीं वो नाराज़ तो नहीं है। अरे नहीं, मैं अपने मम्मी पापा को अच्छे से जानता हूँ। हमारे बुलाते ही दौड़े चले आएंगे दोनों। अजी सुनते हो, आज रवि का फ़ोन आया था, सविता जी ने झिझकते हुए कहा। तो आनंद जी को तो जैसे खुशी का ठिकाना ही ना रहा। अच्छा, इतने दिनों बाद, चलो याद तो किया उसने। क्या कह रहा था, सब ठीक तो है वहाँ? दरअसल बहू की डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा है ना, तो अपने घर बुला रहा था हम दोनों को। बेटे से बात करके सविता जी की खुशियाँ 7वें आसमान पर थी, लेकिन अचानक ही सविता जी पिछली बातों को याद करके उदास हो गई। दरअसल 1 वर्ष पहले सविता जी और आनंद जी अपने बेटे बहू के घर कुछ दिन बिताने के लिए गए थे। उनकी बहू माया जान चुकी थी कि उसकी सास बिल्कुल सीधी सादी हैं, तो उसने इस बात का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। सारा दिन बिजी रहने का बहाना करती और सारा काम अपनी सांस पर ही डाल देती। ये देखकर आनंद जी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने बहू से कहा, बहू तुम्हारी सांस की उम्र हो गई है, थक जाती है, थोड़ा सा काम तुम भी कर दिया करो। इतना कहने की देर थी कि बहू ने तो हंगामा खड़ा कर दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। सविता जी और आनंद जी चुपचाप खड़े अपमान सहते रहे और रवि अपनी पत्नी के सामने कुछ बोल ही ना सका। सविता जी और आनंद जी अपने सम्मान की रक्षा करते हुए अपने घर वापस आ गए थे। सविता जी पिछली यादों में गुम थी। इतने में आनंद जी बोले, अरे सविता, किन बातों में खो गई? तुम भी अभी तक सोच रही हो? जल्दी से सामान पैक करो। आनंद जी ने अपनी पत्नी सविता से कहा। तुम तो जानती हो, रवि की शादी को 5 साल हो गए हैं और कितने सालों बाद अब जाकर हमारे बेटे के घर खुशियाँ आई हैं। जी ठीक है, मैं जरा नीता को बुलाकर आती हूँ कि हम कुछ समय के लिए अपने बेटे के घर जा रहे हैं। दरअसल आनंद जी और सविता जी ने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया हुआ था, जहाँ नीता और विशाल अपने प्यारे से बेटे गोलू के साथ रहते थे। वे दोनों घर पर ही टिफिन सर्विस का काम करते थे। पास में ही गर्ल्स हॉस्टल था, तो उनका धंधा भी अच्छा चल रहा था। कुछ ही वर्षों में सविता जी और नीता का एक दूसरे के साथ खास लगाव हो गया। नीता ही रसोई घर से बाहर आई। अरे नीता, एक खुशखबरी है, मैं जल्दी ही दादी बनने वाली हूँ। अरे वाह आंटी जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। सविता जी की खुशी में शामिल होते हुए नीता बोली। हाँ नीता, हमारे बेटे ने हमें पूरे 6 महीने की तैयारी करके आने को कहा है। अभी तो सारी पैकिंग पड़ी है, तुम अपने टिफिन का काम निपटा कर मेरी मदद करने आ जाना। ठीक है आंटी जी। नीता ने सविता जी की पैकिंग करने में मदद की और उनकी बहू के लिए गोंद के लड्डू भी बना दिए। जाने से पहले रास्ते के लिए एक टिफिन भी पैक करके दे दिया। दोपहर की ट्रेन से दोनों अपने बेटे के घर जाने के लिए रवाना हो गए। उधर रवि उन्हें स्टेशन से कार में बैठा कर घर ले गया। जैसे ही घर पहुंचे तो बहू से मिलकर सविता जी और आनंद जी ने सारे मनमुटाव भुलाकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। सविता जी ने घर पहुंचते ही घर के सारे कामों की जिम्मेदारी ले ली,
जो काम वाली बाई की अनुपस्थिति में बिखरा हुआ था। सविता जी ने आते ही बड़ी कुशलता के साथ सुव्यवस्थित कर दिया। रोजाना अपनी बहू को सुपाच्य और पौष्टिक खाना बनाकर खिलाया। बहू की बातों में तो जैसे मिठास ही घुल गई थी। सारा दिन माजी माजी करके उनसे अपने सारे काम करवा लेती थी। समय पर माया ने बच्ची को जन्म दिया। मेरी पोती बिल्कुल मेरे जैसी है। अरे इसने तो मुझे गीला कर दिया। आनंद जी बच्ची सविता को देते हुए बोले। सभी लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े। बच्ची होने के बाद सविता जी ने बहू की खूब सेवा की। बच्ची का ख्याल रखना, रसोई घर का काम और बहू के लिए अलग से खाना पकाना, ये सब उन्होंने लगन और प्यार से किया। सविता जी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहू को कोई तकलीफ न हो, ये सोचकर हमेशा सेवा में हाजिर रहती। उनके घुटनों में भी दर्द रहता था। इसके बावजूद भी सविता जी सारा काम बड़ी कुशलता के साथ कर रही थी। आनंद जी भी घर के कामों में उनका हाथ बटा देते। देखते देखते दोनों 2 महीने बीत गए। बच्चे के लाड दुलार में सविता जी और आनंद जी का समय कैसे बीता पता ही ना चला। धीरे धीरे बच्ची को भी अपने दादा दादी के हाथों की पहचान हो गई। ये बात बहू माया को खटकने लगी। कुछ दिनों बाद माया की काम वाली बाई भी अपने गांव से वापस लौट आई। सविता जी के मना करने पर भी माया ने ये कहकर उसे काम पर बुला लिया कि सासू माँ दिन भर काम करके और बच्ची को संभाल कर थक जाती हैं। एक दिन जब सविता जी बच्ची को चम्मच से दूध पिला रही थी तो बच्ची ने थोड़ी खांसी करके उल्टी कर दी। बस फिर क्या था, माया को तो जैसे बहाना मिल गया अपनी सासू माँ पर कटाक्ष करने का। माया और रवि ने बच्चे की सारी जिम्मेदारी आया को दे दी, लेकिन सविता जी का मन तो बच्ची में ही अटका हुआ था। इसलिए कभी कभी ममतावश बच्ची को उठा लेती थी। एक दिन जब दोनों पति पत्नी बाहर गए तो बच्ची को आया के हवाले कर गए। बच्ची लगातार रो रही थी और आया उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्ची का रोना बंद नहीं हो रहा था। सविता जी से बच्चे का रोना देखा नहीं गया और उन्होंने आया के हाथ से बच्ची को ले लिया और उसे गोदी में लेकर थपकी देने लगी। बच्ची चुप हो गई और दादी का स्पर्श पाकर मुस्कुरा दी। कुछ देर में जब बेटा बहू वापस आए तो आया ने उनके कान भर दिए। मैडम, जब मेरी ज़रूरत ही नहीं थी तो मुझे काम पर क्यों ही रखा? आपके सास ससुर तो बच्चे को मुझे छूने ही नहीं देते, जड़ से छीन लेते हैं। अब मैं आपके घर काम नहीं करूंगी। दोनों पति पत्नी सविता जी पर ही बरस पड़े और आया को मनाने लगे। सविता जी और आनंद जी अपमान का घूंट पीकर रह गए। करते भी क्या, बेटे बहू का घर छोड़कर भी नहीं जाना चाहते थे। सविता जी कमरे में जाकर आंसू बहाने लगी। बहुत उम्मीदें लेकर घर से आई थी, लेकिन बेटा तो अपना ही था। अब तो शर्म आती है उन्हें अपना बेटा कहते हुए। अब हाल ये हो गया था कि सारा दिन बैठकर बच्ची को आया संभालने लगी और बहू अपनी माँ के साथ फोन पर व्यस्त रहती। सविता जी पर रसोई के सारे काम की जिम्मेदारी भी आ पड़ी। यहाँ तक कि आया का खाना भी सविता जी को बनाना पड़ता था। आनंद जी अपनी पत्नी की ये हालत देखकर मन ही मन कुढ़ते रहते। एक दिन बहू ने कहा, मम्मी जी मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, तो उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह का इंतज़ाम कर देना और चाय कॉफ़ी भी बना देना। शाम को जब बहू की सहेलियां घर आई तो सविता जी ने पूरे आनंद सम्मान के साथ उन्हें बिठाया, अपने हाथों से बने लजीज स्नैक्स बनाकर दिए और रसोई में जाकर बर्तन साफ करने लगी। लेकिन अचानक उन्होंने जो सुना उस पर उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बहू की सहेलियां उससे कह रही थी, माया तुझे काम वाली बाई तो बहुत अच्छी मिली हुई है, इतना लजीज खाना बनाती हैं, कितनी पगार देती हैं, हमारे लिए भी ऐसी काम वाली बाई ढूंढ दो। ये सुनकर माया हंस पड़ी, लेकिन उसने इतना भी नहीं कहा कि ये नौकरानी नहीं बल्कि उसकी सासू माँ है। कुछ देर बाद सविता जी हाथ धोकर अंदर आई और सबके साथ बैठ गई। कुछ सहेलियां सविता जी से पूछने लगी, आप कितनी पगार लेती हैं? सविता जी मुस्कुराते हुए बोली, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं कोई नौकरानी नहीं बल्कि आपकी सहेली की सास हूँ। आपकी सहेली ने आपको नहीं बताया तो सोचा मैं ही बता दूं। सभी सहेलियां चौंक गई और हैरानी से माया की तरफ देखने लगी। सविता जी बोली, बहू
माना कि घर में नौकरानी रखना तुम्हारे लिए स्टेटस सिंबल है, लेकिन अपनी ही सास को नौकरानी बना देना कहाँ का स्टेटस है। बहू की भौहें तन गई। उस समय तो वह चुप रही, लेकिन सहेलियों के जाने के बाद उसने हंगामा खड़ा कर दिया। माँ पिताजी के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि उनका अपना बेटा भी उनकी तरफ नहीं था। रवि बोला, माँ इतनी छोटी सी बात पर बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी आपको। तो आनंद जी, जो आज तक अपने बच्चों के मुंह में चुप बैठे थे, आज उनका धैर्य टूट गया। बोले, छोटी सी बात, तुम्हारी माँ को यहाँ नौकरानी कहा गया और तुम्हें ये छोटी सी बात लगती है। माफ़ करना बेटा, आज तक हम सब कुछ चुपचाप सहन कर रहे थे, पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब यदि हम दोनों इस घर में एक पल के लिए भी रुके तो ये मेरी पत्नी का अपमान होगा। कहते हुए आनंद जी अपनी पत्नी का सामान पैक करवाने लगे, ये सोचकर कि कहीं बच्ची का मुंह देखकर उनका मन न पिघल जाए। उन्होंने दूर से ही उसे देखा और निकल गए। जिस बहू की उन्होंने इतने महीने सेवा की थी, उसी बहू ने बेइज्जती का इनाम देकर उन्हें घर से रवाना कर दिया और उनका अपना बेटा उन्हें रोक तक नहीं पाया। आनंद जी और सविता जी ट्रेन पकड़कर घर वापस लौट आए। रह रहकर एक ही प्रश्न दोनों को परेशान कर रहा था कि उम्र के इस पड़ाव में जब बच्चों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, वे कैसे गुजारा करेंगे। महीने के किराए के अतिरिक्त और कोई कमाई का साधन भी न था। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी बेटे की पढ़ाई और उसे सेटल करने में खर्च कर दी। घर पहुंचने पर जैसे ही घंटी बजाई, नीता और विशाल के बाहर आने से पहले ही गोलू बाहर आ गया। अरे दादा दादी आ गए, आप कहाँ गए थे हमें छोड़कर। नीता ने दरवाज़ा खोला तो उन दोनों ने गोलू को अपने आलिंगन में ले लिया। उधर नीता के चेहरे पर उन्हें देखकर खुशी और हैरानी के मिश्रित भाव थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि अंकल आंटी तो 6 महीने का कहकर गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, वह भी सारा सामान लेकर। लेकिन जल्दी ही उनके चेहरे के भाव देखकर वे दोनों समझ गए। अंकल आंटी, आप हाथ धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाकर ले आई हूँ, नीता ने कहा। यह सुनकर सविता जी की आंखें नम हो गई। जैसे ही उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, उन्हें अपने आशियाने में वापस आने का संतोष हुआ। लेकिन आनंद जी के दिमाग में वही बातें गूंज रही थी। जैसे ही वे अपने कमरे में कदम रखने लगे, उन्हें अचानक दिल में दर्द हुआ। इससे पहले कि सविता जी उन्हें संभाल पाती, वे जमीन पर गिर चुके थे। सविता जी की आवाज़ सुनकर नीता और विशाल भी वहां आ गए, लेकिन तब तक आनंद जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। सविता जी पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नीता और विशाल ने उन्हें जैसे तैसे संभाला। बहू बेटी को खबर दी तो दोनों ने अंतिम संस्कार की रस्म निभाकर वहां से चले गए। उन्होंने अपनी मां का हालचाल तक जानने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन किराएदारों ने उन्हें हर कदम पर सहारा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सविता जी की हालत भी अब कुछ सामान्य होने लगी। एक दिन नीता और विशाल का बेटा गोलू कुछ बीमार पड़ गया तो उसे दिन भर अस्पताल में एडमिट रखना पड़ा। सविता जी को तो वैसे भी खाना बनाने का शौक था, तो नीता की अनुपस्थिति में सविता जी ने टिफिन का सारा काम संभाल लिया। तभी ग्राहकों को उनका खाना बहुत पसंद आया और हॉस्टल की लड़कियां तो उनके खाने की दीवानी हो गई। उसी समय सविता जी को अचानक पता चला कि उनके किराएदार विशाल और नीता अब अपना मकान खरीद चुके हैं, पर अंकल के निधन के बाद वे आंटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए आंटी का ख्याल रखने के लिए उन्होंने अपने गृह प्रवेश को कुछ समय के लिए टाल दिया। ये बात जानकर सविता जी भाव विभोर हो गई। फिर खुद को संभालते हुए नीता के पास जाकर उन्होंने उसे गले लगाते हुए बधाई दी। बेटा, मेरा इतना ख्याल मत रखा करो कि मैं तुम्हें जाने ही ना दूं। सविता जी ने नीता को आश्वासन दिया कि वह बिल्कुल ठीक है और सारी तैयारियां करवाकर उन्हें भारी दिल से विदा किया। लेकिन अब सविता जी बिल्कुल अकेली हो गई और किराए से होने वाली आमदनी भी अब बंद हो गई थी। इस उम्र में वह अपना गुजारा कैसे करेगी। बेटे पर सारी जमा पूंजी खर्च कर दी थी। ये से सोचकर उनके गालों पर आंसू बहने लगे। आगे की जिंदगी कैसे कटेगी,
ये सोचकर ही उनका दिल बैठा जा रहा था। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने देखा कि हॉस्टल की कुछ लड़कियां बाहर खड़ी थी। सविता जी के पास आकर लड़कियां उनसे टिफिन सर्विस शुरू करने का आग्रह करने लगी। आंटी, आपके हाथ का खाना बहुत लाजवाब होता है, प्लीज़ आप टिफिन सर्विस शुरू कर दे। यह सुनकर सविता जी कुछ सोच में पड़ गई। अंदर आकर अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोली, जी ये कैसे संभव है, इस उम्र में नया काम कैसे शुरू करूं? लेकिन फिर उन्होंने सोचा, इसमें हर्जी क्या है। उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय लिया। नीता और विशाल का घर पास में ही था, तो उन्होंने नीता को फ़ोन करके अपने घर बुलाया और टिफिन सर्विस शुरू करने में उसकी मदद मांगी। 2 ही दिनों में नीता की मदद से सविता जी ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मदद के लिए 2 लड़कियां भी रख ली। कुछ ही दिनों में उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। हॉस्टल की लड़कियां तो सविता जी से इतना लगाव हो गया कि वे उनके घर पर ही आकर रहने लगी। अब सविता जी का अकेलापन बिल्कुल दूर हो गया था। एक दिन कुछ लड़कियों ने सविता जी के खाने की तारीफ करते हुए उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। देखते देखते वह वीडियो वायरल हो गई और सविता जी के बनाए खाने की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अब तो उनका नाम और भी बढ़ गया। उधर उसकी बहू ने जब ये वीडियो देखी तो उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। उसने तुरंत रवि को दिखाते हुए कहा, देखो तुम्हारी माँ के खाने की चर्चा पूरे देश में हो रही है, कितना कमा रही होगी। तुम्हारी नौकरी से तो हमारे घर का गुजारा मुश्किल से चल रहा है। अपनी माँ से कुछ मदद मांग लो, उनका काम इतना अच्छा चल रहा है तो क्यों ना हम उनके पास जाकर रहें। वैसे भी तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे तो माँ को भी अकेलापन लगता होगा। ये देखकर रवि की हैरानी का ठिकाना न रहा। पत्नी की बात मानकर रवि अपनी माँ के पास जाने की योजना बनाने लगा। अगले ही दिन दोनों अपनी बेटी के साथ सविता जी के घर पहुँच गए। वहाँ का दृश्य देखकर बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ तो जैसे मेला सा लगा हुआ था, हर तरफ चहल पहल थी। मीडिया वाले उनका इंटरव्यू ले रहे थे। ये देखकर दोनों पति पत्नी थोड़ी दूर खड़े हो गए। सविता जी ने उन्हें दूर से ही देख लिया, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज करते हुए अपने कामों में लगी रही। भीड़ कम होने पर बहू बेटा दोनों सविता जी के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए। सविता जी के चेहरे पर कोई भावना न दिखी। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी पोती को इतने दिनों बाद देखकर प्यार किया, फिर अपने काम में लग गई। इतने में रवि ने पीछे से आवाज़ लगाई, माँ हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से हम आपके पास ही रहना चाहते हैं। सविता जी ने उन्हें तिरछी निगाह से देखते हुए कहा, अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इस बुढ़ापे में मैं इज्जत से साथ रहना चाहती हूँ, किसी के घर की काम वाली बाई बनकर नहीं। अब ये सब लोग ही मेरा परिवार हैं। लेकिन माँ, इस घर पर हमारा भी कुछ हक है। बहू माया ने कहा, हक तो तुम्हारा उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैं और तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे घर से बेइज्जत होकर निकले थे। दूर से आए हो, भूख लगी होगी, कुछ खाकर जाना। रास्ते के लिए भी तुम्हारे लिए टिफिन पैक करवा देती हूँ। कहते हुए सविता जी अपने काम में मस्त हो गई। आज उनके चेहरे पर संतोष और गर्व की मुस्कान थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।